अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटीज़ का एक टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ को डिस्कस करने से पहले हमने एक आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक डिस्कस किया था और इसमें हमने देखा था कि एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके आयन बन जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हमने आयोनाइजेशन का नाम दिया था और हमने ये देखा था कि जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस था इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी और ये एनर्जी जो है वो रिएक्शन एब्जॉर्ब कर रहा था, उस रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए थी। तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हमने नाम दिया था आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम दिया था। और हमने देखा था कि ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज इसके क्या ट्रेंड्स हैं। अगर उसको ग्रुप्स में हम देखें तो चूंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स लाइकनेस और अट्रैक्शन फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने के लिए जो अट्रैक्शन है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो विलिंगनेस शो करते हैं कोई एटम, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। सो कहते हैं ऑल दीज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल पोजेसिंग वेरिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। अब कहते हैं कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ़ तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं और हर एलिमेंट्स की मुख्तलिफ टेंडेंसीज होती हैं, मुख्तलिफ उनकी सलाहियतें होती हैं कि वो कितने इलेक्ट्रॉन जो है अपने आखिरी शेल में एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जो एक्सेप्टेंस होती है ना, ये हर एक एटम की, हर एक एलिमेंट की मुख्तलिफ हो सकती हैं। और हमेशा याद रखें जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा ना वो हमेशा कहाँ पे आएगा? आउटर जो शेल होगा, वैलेंस जो शेल होगा उसमें आएगा। वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी। सो कहते हैं द न्यू इनकमिंग इलेक्ट्रॉन व्हेन एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम इज स्लाइटली बाउंडेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द एटम थ्रू द अट्रैक्टिव फोर्स। जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो एटम जिस एटम के पास आ रहा है उस एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक स्लाइट उसकी तरफ अट्रैक्शन जो है वो शो करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स उसके ऊपर होल्ड रखेगा, यानी उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है अप्लाई करेगा। सो कहते हैं दिस काजेज एन इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी एंड द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एटम इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, चूँकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो रही है, एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही है, तो इसी वजह से हम इसको किस चीज़ में मेजर करते हैं? एनर्जी के टर्म्स में हम इसको मेजर करते हैं। आगे हम इसको देखेंगे। जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को किलो जॉल्स पर मोल में कहा था कि इसमें हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को भी इसी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ आपसे कहा जाता है कि यानी कोई एक एटम है, जैसे आप इस एटम को समझ लें, ये अपने आखिरी शेल के अंदर इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? जगह देता है। लेकिन जब ये अपने आखिरी शेल के अंदर इस इलेक्ट्रॉन को जगह देगा तो ये ऐसे नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा? एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। तो ये जो रिलीज्ड अमाउंट है ना, इस रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देंगे। जैसे यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी रिलीज्ड जो बाहर निकाली जाती है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज़ एडिड टू द गैसियस एटम, जब एक गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ऐड होता है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है तो वो इस दौरान एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और हमेशा याद रखें जब भी किसी एटम के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं तो चूँकि वो तो न्यूट्रल होता है, देखिए जैसे 2 8 7, इसका मतलब क्या है? इसके पास क्या है? 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 इसके पास क्या है? प्रोटॉन्स है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 17 उसके पास क्या है? प्रोटॉन हो जाएंगे। देखिए कौन सी चीज़ ज़्यादा हो गई? इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, इसका मतलब जो सी चीज़ ज़्यादा होती है वो चीज़ हम उसके ऊपर शो करेंगे। तो देखिए ये क्या है? एक नेगेटिव चार्ज स्पीशी बन जाएगा। और हमेशा याद रखें जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एनाइन का नाम देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि यानी एक एटम जो है जब वो एनाइन की फॉर्मेशन करता है, यानी बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, अपने आखिरी शेल में उसको जगह देता है, तो उस दौरान वो एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। तो इस रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं इट इज़ असाइंड नेगेटिव वैल्यूज़ एंड एक्सप्रेस्ड इन किलो जॉल्स पर मोल। और इसके साथ हम नेगेटिव वैल्यूज़ लगाते हैं और इसको किलो जॉल पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपको याद होगा हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में देखा था कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा था, IE इज इक्वल टू पॉजिटिव, फिर वैल्यू लगी हुई थी। तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के लिए मैंने आप लोगों को 2 टर्म्स बताए थे। एक था एंडोथर्मिक रिएक्शन
एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऐसे रिएक्शन के जिसके अंदर एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर जाती है, रिएक्शन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी। और कुछ होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जिसके दौरान एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलती हैं। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है तो उस दौरान वो एनर्जी रिलीज़ करता है, उसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ या फिर एक्सोथर्मिक। तो आप देख सकते हैं कि इसने एनर्जी बाहर निकाली और हमने देखा कि जिसमें एनर्जी जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी बाहर निकाली जाती तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कम से कम एनर्जी जो रिलीज़ होती है जब किसी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन होती है। ठीक है, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम देंगे और इसको किलो जॉल पर मोल में एक्सप्रेस करेंगे। अब कहते हैं द एनर्जी, जैसे हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की थी, बिल्कुल सेम यहाँ पे हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की भी बात करेंगे। कहते हैं द एनर्जी रिलीज्ड बाय द एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कहते हैं जब एक एटम अब एक पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं अपने आखिरी शेल के अंदर, उस दौरान जो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, पहले इलेक्ट्रॉन के टाइम जब वो एनर्जी रिलीज़ करता है उसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। और जो सेकंड अमाउंट जब सेकंड इलेक्ट्रॉन जब वो ऐड होगा उस दौरान जब एनर्जी जो होगी एनर्जी जो रिलीज़ होगी या फिर ऐड होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। लेकिन हमेशा याद रखें जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होते हैं किसी भी एटम के अंदर तो उस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती हैं, लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन उसमें हम ऐड करते हैं तो उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जब एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने आखिरी शेल के अंदर, उसको रखता है तो उस दौरान वो क्या कर लेते हैं, एनर्जी रिलीज़ कर लेता है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ चुका है उसके प्रोटॉन के मुकाबले में। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम उसमें ऐड करते हैं तो उस दौरान एक तो ऑलरेडी नेगेटिव साइन है इसके पास, नेगेटिव चार्ज इसके पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगी। तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ना कि वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है कि ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 8 इसके पास क्या है, प्रोटॉन्स हैं। अब ये क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन वो 8 इसके पास क्या हो जाते हैं, प्रोटॉन हो जाते हैं। कौन सी चीज़ ज़्यादा हो गई है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे एनाइन की फॉर्मेशन हो गई है, यानी नेगेटिव चार्ज आयन की फॉर्मेशन हो गई है। अब इसी नेगेटिव चार्ज आयन की फॉर्मेशन जब हो जाती है उसके बाद जब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया जाता है तो उस दौरान क्या होता है, इस दौरान ये क्या करते हैं, एक ये देखें एनर्जी जब उसमें ऐड होती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। और इस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखें इसके पास क्या थे, 9 इलेक्ट्रॉन थे और 8 इसके पास क्या थे, प्रोटॉन्स थे। जब उसने दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 8 इसके पास क्या है, प्रोटॉन्स हो गए। तो देखिए यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है और इस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, एनर्जी जो है रिएक्शन के अंदर देते हैं, रिएक्शन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ देखिए हमने 2 टर्म्स डिस्कस किए, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। हमने कहा कि नेगेटिव साइन का मतलब कि इस रिएक्शन एनर्जी बाहर निकाली है, पॉजिटिव साइन का मतलब कि इस रिएक्शन एनर्जी क्या की है, एब्जॉर्ब की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि इस नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इस पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे पहला जो इलेक्ट्रॉन जब उसमें ऐड हो रहा था तो वो क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसने दी, यानी उसमें एनर्जी उसने बाहर निकाली। और जो दूसरा रिएक्शन था उसमें एनर्जी क्या की, एब्जॉर्ब की गई। तो हमेशा याद रखें जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, उसमें एनर्जी हम सिस्टम के अंदर देते हैं। तो ये किस लिए होती हैं, ये इसलिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होती है ना, एक दूसरे से जो इलेक्ट्रॉन दूर भागते हैं, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं। ये क्यों दूर भागते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट है ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से जो एक जैसी चार्जेस होती हैं ना वो दूर भागते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है ये एक दूसरे से दूर भागेंगी, या फिर जो नेगेटिव होंगी ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगी। लेकिन अगर एक एटम आइन जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो ये हम कह सकते हैं कि अनलाइक जो चार्जेस होंगी, जो अपोजिट चार्जेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, वो एक दूसरे की तरफ आएंगी। सो ये तो हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब हम आगे देखेंगे फैक्टर्स कुछ देखेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आमतौर पर इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कुछ फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस, शिल्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो देखिए जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी के केस में पढ़ा था कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है अपने आखिरी शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का, अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब न्यूक्लियस का जो इफेक्ट
इफेक्ट होता है वो बढ़ जाता है, तो इस दौरान क्या होता है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब जो दूसरे इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके लिए अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा होगी। सो यानी न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है किस चीज़ के साथ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ। यानी अगर न्यूक्लियर चार्ज आखिरी शेल के ऊपर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। इस तरह एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, एटम का साइज़ जितना बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो होल्ड होगा, न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो जो आयोनाइजेशन इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्ट रिलेशन है। अब यहाँ पे एटम का साइज़ बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो रहा है, तो यहाँ कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एटॉमिक रेडियस कम होते तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब उसके बाद कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि न्यूक्लियस है, ठीक है, पहले वाले वीडियो में भी हमने ये देखा था कि क्या है, एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास ना इसके इर्द गिर्द क्या है, बहुत सारे शेल्स हैं जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब जब ये दरमियान वाले शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे दरमियान वाले शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब दरमियान वाले शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर लेते हैं, न्यूक्लियस के होल्ड को पकड़, जो न्यूक्लियर चार्ज उसको पकड़ लेते हैं और इसको आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक नहीं जाने देते। इसका मतलब कि ये जो शेल्स हैं ये क्या कर लेते हैं, ये शील्ड कर रहे हैं आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको। तो वो जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड इतना ज़्यादा नहीं होता। जब न्यूक्लियस का होल्ड इतना ज़्यादा नहीं होता तो आप इसको ईजिली रिमूव भी कर सकते हो। और यहाँ पर इस तरह के एटम जहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से आप एडिशन उसमें नहीं कर पाते। सो हम कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट के साथ भी उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का क्या मतलब है, यानी हमने कहा था कि अगर कोई भी एटम है ऐसा है जिसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं या फिर जिसमें कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो वो क्या होंगे, वो स्टेबल कन्फिगुरेशन है। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी वो थोड़ी सी मुश्किल होगी एज़ कम्पेयर टू वो एटम्स या वो एटम्स के जिनके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, पार्शियली फील्ड है। जैसे हमने कहा था कि एस ऑर्बिटल पी डी और एफ हैं। अब एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 टोटल, इसमें 6 टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 10 आ सकते हैं और इसमें 14 आ सकते हैं। अगर इसको हाफ कर दे तो 1, इसको हाफ कर दे 3, इसको हाफ कर दे तो 5 और इसको हाफ कर दे तो 7। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई एटम जिसके अंदर आखिरी शेल का जो ऑर्बिटल है, आखिरी जो सब शेल है उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स या तो कम्प्लीटली फील्ड या फिर हाफ फील्ड है तो वो स्टेबल होंगे, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। जैसे यहाँ पे आप लोगों को कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन वैल्यूज़ से हम पता चलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें लिथियम है, ठीक है, यहाँ पे देखें लिथियम ये पॉजिटिव। इसी तरह आगे आप देखें तो माइनस तो देखिए नाइट्रोजन की 0। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी जो बेरिलियम है ये फुली फील्ड ऑर्बिटल है, यहाँ नाइट्रोजन देखें तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। माइनस का मतलब वैल्यू बहुत कम है, 0 का मतलब कि वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो गई है। देखिए नियॉन जो कम्प्लीटली फील्ड है तो वैल्यू किस चीज़ में जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है। तो जो वैल्यूज़ होती हैं जो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उसके अंदर या फिर जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती हैं तो वो क्या होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब कहते हैं एटम के जिनका रेडियस छोटा होता है उसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है, और तो वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो और कम हो तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो है वो हायर होती हैं। तो ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है अगर एटॉमिक रेडियस कम है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ज़्यादा होगी या कम, तो ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ट्रेंड्स जो आपको बताए गए हैं कि ग्रुप्स और पीरियड में इसके क्या ट्रेंड्स हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। तो जैसे कहते हैं अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स नए, जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं नए शेल्स जो हैं वो उसमें ऐड होते हैं। तो जब एटम का जब रेडियस होता है वो बढ़ जाता है तो एटम के न्यूक्लियस और आखिरी शेल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से एटम की जो लेने वाली टेंडेंसी होती है, एटम की जो इलेक्ट्रॉन लेने की जो सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ जो होती है वो कम हो रही होती हैं। इसी तरह अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ते हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाती है, यानी न्यूक्लियर चार्ज जो अपने
आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लेने की जो सलाहियत होती है, टेंडेंसी कहते हैं सलाहियत, इस एटम की जो इलेक्ट्रॉन लेने की जो सलाहियत होगी वो इंक्रीज़ होगी। तो आप जैसे अगर आप इस साइड पे जाओगे तो वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यूज़ होंगी वो इंक्रीज़ होंगी, टॉप टू बॉटम की जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी एटम के लिए रिक्वायर होती है। जब वो क्या कर लें, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उस दौरान वो एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। इस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। हमने कहा कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ होगी वो पॉजिटिव होंगी, वो नेगेटिव होंगी, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी। क्यों? क्योंकि जब दूसरे इलेक्ट्रॉन हम किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के अंदर ऐड करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स और नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगी। उस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज, कुछ फैक्टर्स पढ़े कि जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और हमने क्या देखा कि एटॉमिक रेडियस कम है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो उसकी आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होंगी। हमने क्या देखा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप्स में क्या होंगी, वो कम होंगी और पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ जो वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे।